डियर स्टूडेंट्स, मैं एल.आर. बर्छिया फिजिक्स वाले चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स के बारे में समझेंगे कि दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंसेस को हम आपस में कैसे कनेक्ट करते हैं। इसको कहते हैं ग्रुपिंग। तो इसके दो मेथड हैं, एक कहलाता है सीरीज ग्रुपिंग, दूसरा कहलाता है पैरेलल ग्रुपिंग। तो फर्स्ट सीरीज ग्रुपिंग। सीरीज ग्रुपिंग, इसमें रेजिस्टर्स वन बाय वन एंड टू एंड कनेक्ट किए जाते हैं। मान लीजिए कि हमने तीन रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्ट किए हुए हैं, नंबर 1, 2 एंड 3। तो जब रेजिस्टर्स एक के बाद एक इस तरह से कनेक्ट होंगे, देन सच ए मेथड इज कॉल्ड सीरीज ग्रुपिंग। तो मान लीजिए कि हमने तीन रेजिस्टेंस जिनके रेजिस्टेंसेस R1, R2 और R3 हैं सीरीज में कनेक्ट किया और करंट I इस सर्किट में सप्लाई किया। तो याद रखना है कि एक सीरीज में सब जगह करंट सेम होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि एक रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के बाद रेजिस्टेंस रिड्यूस होगा, दूसरे के बाद फिर से करंट रिड्यूस हो जाएगा। ऐसा नहीं, पूरे ब्रांच में सेम करंट फ्लो होगा। एवरीवेयर, सब जगह सेम करंट फ्लो होगा यहाँ पर। ठीक, तो I करंट R1 में भी जाएगा, R2 में भी जाएगा, R3 में भी जाएगा। और इसलिए यहाँ पर मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस आया V1, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ V2 और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस आया मान लीजिए V3। और इस पूरे सर्किट का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस एक एंड से लेके दूसरे एंड तक ये मान लीजिए V के बराबर है। ये V के बराबर है। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस के सम के बराबर होगा। तो इन दिस केस V will be equal to V1 plus V2 plus V3। या 5 वोल्ट है, या 10 वोल्ट है, या 15 वोल्ट है, तो टोटल कितना हुआ 30 वोल्ट। यानी V जो होगा वो 30 वोल्ट इन सब के सम के बराबर आएगा। ठीक, अब V1 हम ओम्स लॉ से निकाल सकते हैं। तो फ्रॉम ओम्स लॉ V1 is equal to I into R1, V2 is equal to I into R3 और V3 is equal to IR3। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट इंटू रेजिस्टेंस। करंट तो सेम है सब जगह, रेजिस्टेंसेस अलग अलग है तो पोटेंशियल डिफरेंसेस अलग अलग आ गए। और यदि हम पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस, जिसको कि रिजल्टेंट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं, वो मान लेते हैं R है। तो इफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस is equal to R, then total potential difference V is equal to I into total resistance। इतना। अब ये सारे वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रख दें, ये सारे वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दें। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 व्हाट वी विल हैव, I into R इक्वल टू I into R1 प्लस I into R2 प्लस I into R3। ठीक है, इतना होगा। अब I तो सब जगह कॉमन है, कैंसल हो गया। तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये आपका एक सीरीज ग्रुपिंग का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आ गया है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इतना मिलेगा सारे रेजिस्टेंसेस के सम के बराबर। ठीक है, तो याद रखना कि सीरीज ग्रुपिंग में करंट सब में सेम होता है, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये वोल्टेज क्या हो गया, सब में डिस्ट्रीब्यूट होता है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो करंट तो सबके लिए कांस्टेंट है। तो देखिए इसकी प्रॉपर्टीज में नंबर 1 करंट is common
आर द सेम फॉर ऑल रजिस्टर्स। करंट सबके लिए कॉमन होगा। सेकेंड, वोल्टेज get distributed among the register। तो जो भी वोल्टेज आप अप्लाई करोगे वो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? तो देखिए मालूम है V इज इक्वल टू आई आर एंड देयरफॉर V इज प्रोपोर्शनल टू R। क्यों? क्योंकि I इक्वल टू कॉन्स्टेंट, I सबके लिए कांस्टेंट है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R एंड देयरफॉर V1 V2 V3 का रेशियो बराबर मिलेगा R1 R2 R3 का रेशियो। जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस भी ज़्यादा, वहाँ वोल्टेज भी ज़्यादा ड्रॉप होगा, और जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वहाँ पर कम वोल्टेज ड्रॉप होगा। ठीक। तीसरा, if there is a branch between series resistors, then the resistors are not in series। फिर वो रजिस्टर सीरीज में नहीं होंगे। क्या कह रहा है कि मान लो इस तरह से सीरीज कनेक्शन हुआ R1 R2 R3 में, लेकिन यदि यहाँ से कोई ब्रांच निकल गई इस तरह से, एक और ब्रांच यहाँ से निकल के जा रही है, तो फिर R3 जो है इनके सीरीज में नहीं है। R1 R2 दे आर स्टिल इन सीरीज, ये अभी भी सीरीज में है, बट R3 इज नाउ नॉट इन सीरीज विद दैम। R3 अब इनके सीरीज में नहीं है। आपको इतने का रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, R3 को सीरीज में नहीं ले सकते, लेना भी नहीं। ठीक है ना। क्या अगर इस तरह से सर्किट मिला कि इधर से भी ब्रांच निकल गई, इधर से भी ब्रांच निकल गई, तो यहाँ पर अब एक भी रेजिस्टेंस सीरीज में नहीं है। ये R1, ये R2, ये R3 नाउ नॉट इन सीरीज। हाँ, शुरू में इनिशियली दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, बट फाइनली दे आर नॉट इन सीरीज बिकॉज दे हैव ए ब्रांच बिटवीन देम। तो अब इनको सीरीज में नहीं मानोगे, तो क्या पैरेलल में मानेंगे? नहीं। अब वो कैसे कनेक्ट है हमें नहीं मालूम, ठीक है ना, बट सीरीज में नहीं है, ये कन्फर्म है। तो जहाँ सीरीज रजिस्टर्स के बीच से कोई ब्रांच निकले तो फिर उनको आपको सीरीज में नहीं लेना है। ठीक है ना। तो कैसे होंगे, किसमें होंगे, हम लोग बाद में देखेंगे उसको। ठीक है। तो ये हुआ एक तरह का ग्रुपिंग, जिसको हम कहते हैं सीरीज ग्रुपिंग। याद रखना, सीरीज ग्रुपिंग में करंट सबके लिए कॉमन, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वोल्टेज सबके लिए अलग अलग होता है। दूसरा है पैरेलल ग्रुपिंग। सेकेंड है पैरेलल ग्रुपिंग। इस ग्रुपिंग में सारे रजिस्टर्स का एक एंड एक कॉमन पॉइंट पर और दूसरे एंड दूसरे कॉमन पॉइंट पर कनेक्ट होने चाहिए। तो हम कहते हैं कि ये सीरीज पैरेलल में है। मान लीजिए कि हमको इस तरह से कुछ रेजिस्टेंसेस मिले, इनको हमने आपस में कुछ इस तरह से कनेक्ट किया कि सारे रजिस्टर्स का एक एंड एक कॉमन पॉइंट पर और दूसरा एंड दूसरे कॉमन पॉइंट पर कनेक्ट कर दिया, तो ये पैरेलल में आ गए। ठीक है ना, ये पैरेलल में आ गए। और हमने फिर एक कॉमन पॉइंट से करंट सप्लाई किया, दूसरे कॉमन पॉइंट से वो करंट हमने बाहर लिया, तो बीच में क्या होगा, करंट को तीन रास्ते मिल गए, एक R1 के थ्रू, एक R2 के थ्रू, एक R3 के थ्रू। तो करंट यहाँ पर तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा।
तो मान लीजिए इधर करंट I1 आया, इधर I2 आया, इधर I3 आया। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये 2 पॉइंट का होता है। तो 2 पॉइंट जो है, ये 2 पॉइंट, इन दोनों कॉमन पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए V के बराबर है, इट इज इक्वल टू V। तो इन 2 पॉइंट के बीच में जो भी कनेक्ट होगा सबके पोटेंशियल डिफरेंस V होगा। रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दें, कंडेंसर कनेक्ट कर दें, सेल कनेक्ट कर दें, इंडक्टर कनेक्ट, कुछ भी कनेक्ट कर दो, सबके पोटेंशियल डिफरेंस V के इक्वल मिलेगा, V के बराबर होगा। यानी V यहाँ पर यानी पोटेंशियल डिफरेंस सबके लिए कॉमन, करंट अलग अलग, वहाँ करंट सबके लिए कॉमन, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग। इसका मतलब ये दोनों ग्रुपिंग बिल्कुल अलग हैं एक दूसरे से। अब देखो यहाँ पर ये जो करंट था वही 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। इसका मतलब हुआ कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक, मैंने कहा ना यहाँ करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, वहाँ वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। अब ओम्स लॉ फिर अप्लाई करो। तो फ्रॉम ओम्स लॉ I1 विल बी इक्वल टू V बाई R1। इधर कितनी करंट जाएगी तो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। इस ब्रांच में कितनी करंट होगी तो I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2, पोटेंशियल डिफरेंस सब में कॉमन है। I3 कितना होगा तो V अपॉन R3। और इफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये मान लेते हैं R के बराबर है, R के बराबर, यानी इसको हम एक रेजिस्टेंस मान रहे हैं, पूरे सर्किट को एक रेजिस्टेंस मान लेते हैं। उसका वैल्यू मान लो R है, पोटेंशियल डिफरेंस V है और उसमें करंट फ्लो हो रहा है I, तो I बराबर होगा V अपॉन R। अब ये सारे वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दें। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 V अपॉन R इक्वल टू V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3, और V तो सब में कॉमन है, कैंसिल हो गया तो क्या बचा 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो ध्यान देना कि इस तरह की ग्रुपिंग हमने कंडेंसर में भी देखा था, लेकिन कंडेंसर में जो फॉर्मूला सीरीज के लिए होता था वो यहाँ पैरेलल के लिए है, और जहाँ वहाँ पैरेलल के लिए होता था वो यहाँ पर सीरीज के लिए उल्टा हो गया है। बस इतना है। तो ये है फाइनल फार्मूला फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इतना मिलेगा। अब ध्यान देना कि सीरीज ग्रुपिंग का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उस सर्किट में प्रेजेंट किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू से ज़्यादा होगा, लेकिन पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस सर्किट में प्रेजेंट किसी भी रेजिस्टेंस से कम होगा, छोटा होगा। तो जहाँ रेजिस्टेंस को रिड्यूस करना हो रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट कर दो, जहाँ बढ़ाना हो रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट कर दो। अब इसकी भी जरा प्रॉपर्टी देख लेते हैं, यहाँ से भी थोड़ी प्रॉपर्टी हम निकालें। तो नंबर 1, वोल्टेज विल बी द सेम फॉर ऑल रेजिस्टर्स। सारे रेजिस्टर्स के लिए वोल्टेज यहाँ पर सेम होगा। नंबर 2, करंट विल डिस्ट्रीब्यूट इन द रेजिस्टर्स। यहाँ पर करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा हमने देखा, I1, I2, I3 देख रहे हो, V अपॉन R1, V अपॉन R2, यानी अपने अपने रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो सिंस I इज इक्वल टू V अपॉन R एंड देयरफॉर I इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R। क्यों? बिकॉज V इज कांस्टेंट, हमने पहला पॉइंट लिखा है। और इसलिए I1, I2, I3 में जो रेशियो मिलेगा वो होगा 1 बाई R1, 1 बाई R2, 1 बाई R3 की रेशियो में आएगा। राइट, यानी जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उधर ज़्यादा करंट जाएगी, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उधर कम करंट जाएगी। ओके, करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस।
अब देखिए कि मान लीजिए आपके किसी सर्किट में केवल 2 रेजिस्टर्स पैरेलल में हैं, 2 रेजिस्टर्स पैरेलल में हैं, तो उसके लिए एक शॉर्टकट मेथड है आप कैलकुलेट करने के लिए। तो थर्ड पॉइंट, फॉर 2 रेजिस्टर्स, याद रखना है कि केवल 2 के लिए लागू होगा ये, 2 से ज़्यादा है तो इस फार्मूले को यूज मत करना, फिर तो आपको वही फार्मूला यूज करना है, ओरिजिनल फार्मूला। तो 1/R विल बी इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, या R1 R2 एलसीएम आ गया, R2 प्लस R1, सो R इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, यानी प्रोडक्ट अपॉन सम, दोनों का प्रोडक्ट अपॉन दोनों का सम। आप कहोगे कि यहाँ से क्यों नहीं कैलकुलेट किया, तो यहाँ से R नहीं मिलता, आपको 1/R मिलता है, और R निकालने के फिर इसको उल्टा करना जरूरी है, जैसे हमने यहाँ पर किया है। और कई बार जल्दी जल्दी में क्या होता है, हम उल्टा करना भूल जाते हैं, क्योंकि फार्मूला तो कभी पूरा लिखते नहीं। 2 रेजिस्टेंस का पैरेलल ग्रुपिंग आया तो सीधा फार्मूला लिखा 1/R1 प्लस 1/R2, इतना ही लिखते हैं, 99% स्टूडेंट इतना ही लिखते हैं। और फिर R1 की वैल्यू रखा, R2 की वैल्यू रखा, एलसीएम निकाला, जोड़ा घटाया, जो भी है सब उसको कर लिया। और ये बात दिमाग से उतर गई कि ये तो मैंने 1/R निकाला था, और R मालूम करने के उसके बाद उल्टा करना जरूरी था, वो भूल गए, तो आपका सारा किया धरा बेकार हो गया। तो इससे बचने के लिए आप सीधा इसका यूज करो, यहाँ से जल्दी भी बनेगा। देखो एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं, सीधा सीधा प्रोडक्ट अपॉन सम, तो जल्दी भी बनेगा और करेक्ट भी बनेगा, क्योंकि आप उल्टा पुल्टा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा R की वैल्यू आपको मिलेगा। बट इट इज़ ट्रू ओनली फॉर 2 रेजिस्टर्स, 3 है तो तीनों का प्रोडक्ट अपॉन तीनों का सम, ऐसा मत कर देना, ऐसा मत कर देना। 3 के लिए वो फार्मूला एप्लीकेबल नहीं है, केवल 2 के लिए एप्लीकेबल है, ठीक। फोर्थ, इफ R1 इक्वल टू R2, ये सारे इक्वल हैं, जितने रेजिस्टेंस हमने पैरेलल में कनेक्ट किए n रेजिस्टेंस, ये सब इक्वल हैं R के। 10 ओम के 10 रेजिस्टेंस कनेक्ट हो गए, तो सारे रेजिस्टेंस इक्वल हो गए। कितने? 10, हर एक की वैल्यू कितनी? 10। तो ऐसे यहाँ पर हमने n रेजिस्टेंसेस, हर एक की वैल्यू R, पैरेलल में कनेक्ट किए हैं। तो R इक्विवेलेंट कितना होगा? तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस n टर्म्स, ऐसे n बार जोड़ोगे तो n बार जोड़ना माने n/R, तो इक्विवेलेंट कितना मिला? R/n, मीन्स 1 रेजिस्टेंस अपॉन नंबर ऑफ रेजिस्टर्स। अभी जैसे मैंने कहा 10 ओम के 10 रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट हैं, व्हाट विल बी द नेट वैल्यू, रिजल्टेंट वैल्यू। तो एक रेजिस्टेंस हो गया 10, n की वैल्यू भी है 10, यानी कि 1 ओम। तो ये शॉर्टकट मेथड है, जल्दी निकालने का तरीका है ये, ठीक है। तो ये है पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स। तो फिर से एक बार इंपॉर्टेंट बात बतला दूं कि सीरीज में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता है, करंट सबके लिए सेम, और पैरेलल में करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, वोल्टेज सबके लिए सेम होता है, ठीक है ना। बस इसी थ्योरी पर ये सारा कैलकुलेशन हुआ है, ठीक। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। सबको मेरा नमस्कार। हाँ, इस चैनल के यदि आपको टीचिंग पसंद आ रहे हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक। तो नमस्कार, जय हिंद।